हिंदी नाटक यूनिट 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर महाभोज। महाभोज जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है और इम्पोर्टेंट जो भी तथ्य हमारे यहाँ पर रहेंगे जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा लास्ट वाला नाटक है। तो कंप्लीट हम सारी चीज़ों को देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। भई लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना और शेयर भी कर देना, हाइप कर दिया करो सारे बच्चे क्लास को, वीडियो को। महाभोज इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1982 ईस्वी। ठीक है, 1982 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था महाभोज नाटक। ये नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। ठीक है, 10 दृश्यों में विभक्त है, ये ध्यान रखना है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। आजादी के बाद की जो राजनीति और अपराध, ठीक है, राजनीति, भारतीय राजनीति और अपराध के गठजोड़ का, राजनीति का सीधा संबंध होता है अपराध से, है ना? अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। इसका विषय ज़रूर याद रखना है। आगे है महाभोज उपन्यास 1979 ईस्वी का ये नाट्य रूपांतरण हुआ है। पहले मन्नू भंडारी जी ने महाभोज नाम से उपन्यास लिखा था। वो उपन्यास आया था 1979 ईस्वी में और इसके बाद इसका 1982 में नाट्य रूपांतरण किया गया था। तो ये उपन्यास और नाटक दोनों ही रूपों में लिखा गया नाटक है। प्रथम प्रस्तुति इसकी कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल के द्वारा इसकी जो प्रस्तुति है वो की गई थी और इसके निर्देशक थे अमाल अलाना। इसके निर्देशक कौन थे? अमाल अलाना थे। आगे इसकी देखते हैं हम भूमिका, और भूमिका इसकी थोड़ी-सी भई बड़ी है लेकिन इम्पोर्टेंट है और भूमिका से प्रश्न आपके बनते ही रहते हैं, तो पूरी ज़रूर देख लेना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपका ही नुकसान होना है। भूमिका है इसकी मन्नू भंडारी जी ने लिखी है मंच प्रस्तुति से पहले। सब मंच प्रस्तुति से जब ये इस नाटक का प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले भूमिका लिखी गई थी और फिर बाद में भी लिखी थी। तो महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुज़रना रहा है। लेखिका जी कहती हैं कि महाभोज को पहले मैंने उपन्यास के रूप में लिखा और फिर इसे नाटक के रूप में लिखना। दोनों में अलग-अलग तरह के अनुभव मुझे हुए हैं। स्वाभाविक भी है क्योंकि हर विधा की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं और अलग ही शर्तें होती हैं। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल-मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना, अपने को अनुपस्थित करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित कर देना, ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं सीमाएं थी जिनसे बंधकर मुझे अपनी बात कहनी थी। कथ्य के प्रभाव को तरह सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया। पढ़ लें। उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान है और ना ही समस्या प्रधान है। इसमें ये लेखिका ने बताया है कि जो महाभोज नाटक है ये उपन्यास के रूप में ना तो ये चरित्र प्रधान रहा है और ना ही समस्या प्रधान है। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे कथानकों में ये आसानी होती है कि सारी चीज को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी होती है। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्थिति प्रधान उपन्यास है, पूछ लिया जा सकता है। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता है, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते वरन स्थितियों के दबाव से बनते और बिगड़ते रहते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव
मोहरों से अधिक कुछ भी नहीं है। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है। लड़ाई के इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे-धीरे अपने चंगुल में ले लिया। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के सुपुर्द कर देता है? यह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता है। यह यानी कि मनुष्य की बात हो रही है। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी है। आगे है व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल 2 ढाई घंटे की सीमित अवधि में समेटकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना, बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। आप जानते हैं जो नाटक है उसे 2 ढाई घंटे में प्रस्तुत करना होता है, इसलिए उसको कम शब्दों में कहना पड़ता है। लेकिन जो उपन्यास होता है, उपन्यास की कोई सीमा नहीं होती, उसे आप 10, 20, 50 पेज का आराम से लिख सकते हो। तो उपन्यास पहले लिखा गया था और उपन्यास में से बहुत सारी चीज़ को बाद में से काट दिया गया या फिर उनको बदल दिया गया, नए ढंग से लिखा जाना ज़रूरी था नाटक के लिए। इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला था नाटक की निर्देशिका श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी से, ठीक है? इन 2 लोगों का नाम यहाँ पर आया है। उपन्यास से नाट्य का रूपांतरण करने में लेखिका का सहयोग किसने किया था? तो श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी ने। उनके साथ निरंतर विचार-विमर्श करके जो आलेख तैयार किया, रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादन संशोधन करने पड़े थे। मंच के लिए आलेख के अंतिम रूप तक आने में अमाल अलाना और मटियानी के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त विजय कश्यप और डॉक्टर दौल का योगदान भी उल्लेखनीय है। शायद दुनिया के हर नाटक को कागज तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों और सुझावों से गुजरना पड़ता होगा या पड़ता है। ऐसा कौन कह रही हैं? ये लेखिका ने कहा है इतना। ये मंच प्रस्तुति से पहले की चीजें हैं। नाटक को लिखा कैसे गया था, उसमें किसने सहयोग किया था, इसको प्रस्तुत करने के लिए किन-किन सुझावों का या प्रयासों की ज़रूरत पड़ी थी, ये सब यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद में इसका जब प्रस्तुतिकरण हो गया, तो उसके बाद में लेखिका लिखती हैं मंच प्रस्तुति के बाद में और आखिर महाभोज मंचित हो गया। अगर पत्र-पत्रिकाओं, नाट्य समीक्षकों और सबसे अधिक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर विश्वास किया जाए, तो यह नाट्य जगत की एक अभूतपूर्व घटना है। आलेख, निर्देशन, मंच सज्जा, प्रकाश योजना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के सधे और मजे हुए कलाकारों का अभिनय, सभी बातों का कुछ ऐसा संतुलित तालमेल बैठ गया था कि नाटक के प्रभाव ने एक बार तो दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। वाच्य की प्रासंगिकता को देखते हुए यह विश्वास तो हम सभी को था कि दर्शक सहज ही इसके सहभागी हो जाएंगे, लेकिन नाटक इस हद तक उनको आंदोलित और उद्वेलित कर देगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। वस्तुतः इस प्रभावोत्पादक सफलता का श्रेय इसकी प्रस्तुति को ही जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सुपर हिट ये नाटक रहा है, ये ध्यान रखना इस तरह से। आगे लेकिन नाटक की ये सफलता आज मेरे लिए एक सीमा भी बनाएगी। सच पूछिए तो अमाल ने जिस लगन, परिश्रम और व्यक्तिगत लगाव से इसे मंच रूप दिया, उसके बाद कुछ भी कहना मेरे लिए शायद उपलब्धि था। हाँ, एक असहमति जो मुझे प्रारंभ में भी थी, आज भी है। पूरे ना सूत्रधार की कोई संगति और सार्थकता मैं समझ नहीं पाई। तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधारी की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया था, ताकि पूरे नाटक को एक एंगल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तो स्पष्ट कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं। लेकिन इससे उपन्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है वह कहीं ना कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता कि महेश महेश जो कि रिसर्च करने वाला छात्र था उस समय, महेश किस प्रकार बिंदा के संघर्ष को, बिंदा इसमें एक आगे पात्र है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता है और इस विश्वास की पुष्टि करता है कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, पूरी तरह से कुचली कभी नहीं जा सकती है। आगे है बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, इससे दिल्ली में इससे
इसके अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई है। बम्बई, कलकत्ता, पटना आदि शहरों से लगातार इसके आलेख की मांगे आ रही हैं और निश्चित है कि वहां भी इसका मंचन किया जाएगा। लेकिन क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह से एहसास है कि अल्प साधनों वाली यानी कि कम साधनों वाली छोटी-छोटी रंग मंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्रीय और रंग स्थलीय नाटकों का मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। इसमें बहुत ज़्यादा पात्रों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और रंग स्थलीय नाटक का इस तरह से मंचन करना वो भी उस समय के जो साधन थे वो बहुत कम होते थे किसी नाटक का मंचन करने के लिए और ना ही घर-घर तक टीवी वगैरह या इस चीज़ की पहुँच थी, जो एक बार में इसे कहीं से भी प्रसारण इसका किया जा सके और पूरे देश को दिखाया जा सके। इसीलिए ये कहा गया है इसमें कि बम्बई, कलकत्ता, पटना यानी कि अलग-अलग शहरों से इसको मंचन करने के लिए माँगें उठ रही थी। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंगमंच के लिए चुनौती भी होते हैं और नए-नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। आगे आज देश के नए-नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडल ऐसे भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला अभ्यास ही नहीं है बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है। इनमें से यदि कुछ अपने-अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करें, तो ये तय है कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सफल नहीं होगी, पर शायद अधिक सार्थक हो, क्योंकि मूलतः यही इस नाटक की आत्मा की माँग है। बड़े-बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है। ये मन्नू भंडारी जी ने ही इसकी भूमिका लिखी है, तो ये ध्यान रखना है मंच प्रस्तुति से पहले की भी लिखी है और बाद की भी। आगे इसका सारांश थोड़ा-सा देख लेते हैं। महाभोज नाटक सरोहा गाँव की पृष्ठभूमि में रचा गया है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें कौन से गाँव का वर्णन है? तो ये सरोहा गाँव का वर्णन है, ये इसका ध्यान रखना है। ये सरोहा गाँव के निवासी बिसु की मौत से शुरू होता है। इसमें एक पात्र है बिसु। बिसु की मौत से ये शुरू होता है। बिसु के पास गाँव में हुई आगजनी बिसु के पास गांव में हुई आगजनी की घटना के सबूत थे जिसे वह दिल्ली ले जाना चाहता था। इसी कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। चुनावी माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। बिसु के संघर्ष को बिंदा यानी कि उसका दोस्त है बिंदा आगे बढ़ाता है पर अंत में वह भी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये नाटक तो हालांकि काफी लंबा है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। अब हम थोड़ा सा पात्रों के माध्यम से इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तथ्य हैं, जो पूछे जाते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तो हम पीवाईक्यू वगैरह करेंगे जब समझ में आ जाएगा, है ना? अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, नए हो तो और लाइक ज़रूर कर देना और एक हाइप ज़रूर कर दिया करो। जब आप लाइक करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आता होगा, तो प्लीज़ कर दिया करो, ठीक है? कमेंट करके बताया करो कैसी लगती है आपको क्लास। आगे देखते हैं मुख्य पात्रों में सबसे पहले नाम आता है दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं। अगर राजनीति पर आधारित है तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर मंत्री नेता तो होंगे ही। दा साहब इसमें कौन है? मुख्यमंत्री है। बातों और ऊपरी व्यवहार में आदर्शवादी है परंतु व्यवहार ठीक इसके उल्टा है। जैसा कि हम सभी नेताओं में यही चीज़ें देखते हैं मोस्टली सभी नेता मोस्टली है ना 99% कहें तो हमारे देश के नेता सब ऐसे ही हैं। ऊपर-ऊपर भाषणबाजी में तो सबसे आदर्शवादी ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा महान कोई नहीं है, है ना? लेकिन व्यवहार ठीक इसके उल्टा होता है, अंदर ही अंदर सारे कारनामे करते रहते हैं। मंत्रिमंडल के लोग हैं इसमें लोचन भैया और चौधरी जी, ये असंतुष्ट रहते हैं किससे? दास साहब से रहते हैं, है ना? हरिजनों और खेत मजदूरों को साधने के लिए घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत करवाता है। दास साहब मुख्यमंत्री जो है, बिसु की मौत को पहले आत्महत्या लेकिन फिर बिंदा द्वारा हत्या घोषित कर दिया जाता है। बिंदा जो कि उसका बिसु का दोस्त है, उसी के द्वारा उसको हत्या करार कर दी जाती है। हीरा के हाथों घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन तथा आगजनी के पीड़ितों को 5-5 हजार रुपए का ही वितरण भी करता है। आगे देखते हैं बिसु जिसका नाम है बिसेसर, ये मूल नाम भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। ये हरिजनों का हमदर्द हमदर्द युवक है, ठीक है? जो बिसु है, ये हरिजनों का हमदर्द है। शहर में पढ़ाई करके वापस आकर ये इसने स्कूल खोला था।
सुकुल बाबू के शासन में इसे 4 साल की जेल हुई बिना मुकदमे के, है ना? बिना कोई मुकदमा चलाए ही 4 साल की जेल हो गई थी सुकुल बाबू के शासन में। आगजनी की घटना के सबूत इकट्ठा करने के कारण इसको मार दिया जाता है ना? आगजनी यानी कि जैसे दंगे-फ़साद कहीं पर हो जाते हैं, तो उसके लिए इसने सबूत इकट्ठा किए और उसी के कारण इसको मार दिया गया। जैसे कि हम आजकल ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, है ना? हमारे देश में उन पैमानों को ये दिल्ली ले जाना चाहता था। जोरावर ने टिटेरी गांव के बंसी और बिहारी से पुत्तन की दुकान पर चाय में जहर पिलवाकर इसकी हत्या करवाई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है ना? यहाँ पर स्टार बना हुआ है। इसकी जो हत्या है वो बिसु की कैसे हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। आगे बिंदा, बिंदा का नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद। ये बिसु का बहुत ही पक्का मित्र था। लगभग 8 महीने की इनकी दोस्ती है ना? समय इसमें दे रखा है तो इम्पोर्टेंट होगा। बिसु के संघर्ष को ये आगे बढ़ाता है। बिसु जिस काम को नहीं कर पाया था, है ना? अ, उ उस काम को बिंदा आगे बढ़ाता है। शहर का रहने वाला है बिंदा, रुकमा का पति है। रुकमा के पिता की मौत के बाद ये खेती संभालने गाँव में आया है। अंत में बिसु की हत्या के झूठे आरोप में इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आगे है इसमें सक्सेना जो कि एसपी है ना? एसपी है कौन? सक्सेना। हत्या की तहकीकात के लिए भेजे जाते हैं कौन? सक्सेना साहब। जोगेश्वर, महेश, हीरा, बिंदा की गवाही लेते हैं। ठीक है? जोगेश्वर, महेश और हीरा और बिंदा की गवाही लेते हैं। जोरावर द्वारा बिसु की हत्या करवाने का खुलासा इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जोरावर द्वारा बिसु की हत्या करवाने का खुलासा करता है और इसीलिए इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ईमानदार, सत्यनिष्ठ तथा करुणावान व्यक्तित्व है। ठीक है? करुणावान और सत्यनिष्ठ ईमानदार है ना? ऐसे लोगों की तो ज़रूरत नहीं है ना? ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है ही नहीं इस देश को। इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। एसपी इसका मतलब अच्छा आदमी है। आगे है जोरावर, ये सरोहा का जमींदार है और बहुत ही धनिक किसान है। दास साहब यानी कि मुख्यमंत्री का करीबी समर्थक है। जो मुख्यमंत्री के आसपास के लोग होंगे ना, वो सब ऐसे ही निकलेंगे। बिसु की हत्या तथा हरिजन बस्ती में आगजनी में ये शामिल था। बिसु की हत्या में भी और हरिजन बस्ती में जो आगजनी हुई थी उसमें शामिल रहा है। गाँव में ये धौंस जमाता है। 35% वोट का मालिक है। ठीक है? 35% वोट का मालिक है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री का चमचा है ना? दत्ता बाबू ये मसाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं, मसाल साप्ताहिक पत्रिका के, ठीक है? अखबार में इसे घाटा होता है, विज्ञापनों का अभाव चल रहा है। दत्ता साहब से दत्ता साहब से कागज़ तथा विज्ञापन का आश्वासन मिलने पर सत्ता के समर्थन में ही पत्रकारिता करते हैं। स्वार्थ लोलुप है, निष्ठा तथा ईमानदारी का इसके अंदर अभाव है। बुद्धिजीवी वर्ग की सत्ता से साठ-गाँठ के प्रतिनिधि बन जाते हैं। कौन? दत्ता बाबू, ठीक है? ये ध्यान रख लेना। और ये है दास साहब। दास साहब से जब इसे क्या मिलता है? आश्वासन मिल जाता है, कागज़ और विज्ञापन का आश्वासन इसको मिल जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो ये सत्ता के समर्थन में पत्रकारिता करता है। जैसे कि आज की जो हमारी मीडिया है ना, वो जिस तरह से क्या कर रही है, सत्ता के समर्थन में ही रहती है ना? आगे है महेश, दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। दिल्ली से आया है महेश, ये ध्यान रखना। आरंभ में तटस्थ है, अंत में सक्रिय रूप से बिसु के हत्यारों को पकड़वाने में ही भागीदारी निभाता है। गौण पात्रों में बात करें तो शुक्ल बाबू ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री था, यानी कि दास साहब से पहले का मुख्यमंत्री है। शुक्ल बाबू विरोधी पार्टी के नेता हैं, करिश्माई वक्ता है और बिसु की मौत पर ये प्रदर्शन रैली भी करता है। जो भूतपूर्व होते हैं यानी कि जो विपक्ष होता है ना, वो हमेशा प्रदर्शन रैली करता ही है, लेकिन फिर सुनता ही कौन है। सरोहा से उम्मीदवार भी है ये शुक्ल बाबू। आगे है काशी, शुक्ल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, इलेक्शन कमांडर है। जोगेश्वर साहू को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करता है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दास साहब से नाखुश है। कौन? अप्पा साहब, ठीक है? सत्तारूढ़ पार्टी जो है इसके अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दास साहब से नाखुश है। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है। जमुना बहन ये दास साहब की पत्नी है। सिन्हा ये डीआईजी है, ठीक है? सिन्हा कौन है? डीआईजी है, ये ध्यान रखना। बेसु की आत्महत्या वाली रिपोर्ट यही तैयार करवाते हैं। डीआईजी, एसपीओ को तो सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आत्महत्या वाली रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो ये सिन्हा साहब करते हैं। भवानी मसाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है। सच्ची रिपोर्ट छपवाना चाहता है बिसु की हत्या और आगजनी वाली। रत्ती ये दास साहब का पीए है, ठीक है? पीए है रत्ती। मोहन सिंह सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल है। हीरा बिरजू का बाप है। रुकमा बिंदा की पत्नी है।
बिंदा की पत्नी है। कौन? रुकमा बिसु की स्कूल की दोस्त भी है। भैरव सिंह सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेसर साहू सरोहा का बनिया है। जोगेसर साहू बिसु की जो लाश है ना सबसे पहले इसी ने देखी थी, जोगेसर साहू ने। आगे इसके प्रमुख उद्धरणों पे हम चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक के लिए आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। प्रमुख उद्धरणों में है, खेत मालिकों के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया है। ये नरोत्तम किससे कहता है? भवानी से कहता है। आगे जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। इन लोगों तक पहुंचते-पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है। ये भवानी किससे कहते हैं? तो ये नरोत्तम से कहती हैं, ठीक है? जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। इन लोगों तक पहुंचते-पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है। ये भवानी नरोत्तम से कहती है। कभी-कभी सोचता हूँ कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस तबके की हालत आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल रेदर शेमफुल। तो ये कौन कहता है? नरोत्तम भवानी से कहता है। सेल सेल कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का। यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए। खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। मैं किसी दूसरे अखबार में चला जाऊँगा, ठीक है? ये नरोत्तम किससे कहता है? तो ये भवानी से कहता है। हेडलाइन हमेशा कंची होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार ज़रूर खरीदे, ठीक है? हेडलाइन जो है वो हमेशा कंची की तरह यानी कि एकदम बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है? जो पढ़े वो अखबार ज़रूर पढ़े, ये भवानी नरोत्तम से कहता है। आगे है बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज़ के पूरे कोटे के कहीं अखबार चल सकता है क्या? बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज़ के पूरे कोटे के कहीं अखबार चल सकता है भला? यह तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है, जो दाल रोटी मयस्सर हो जाती है, वरना ये दत्ता बाबू किससे कहते हैं? नरोत्तम से कहते हैं। आगे आर्थिक सहायता से गरीब पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ये दां साहब किससे कहते हैं? तो ये जमुना बहन से कहते हैं। ठीक है? आर्थिक सहायता से गरीबी पर मरहम मरहम तो लगाया जा सकता है, लेकिन प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं लगाया जा सकता। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी। ये जमुना बहन से कहते हैं कौन? दास साहब और अपनी पत्नी से ही कहते हैं। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। आत्मा का क्षय, क्षय यानी कि हानि, नुकसान। इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। पर आप लोग इतना माथे चढ़ा रहे हो कि आज ये ससुरे आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता ये हमसे। ये जोरावर किससे कहता है? तो पांडे जी से कहता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे ये लोग। ये दां साहब किससे कहते हैं? तो जोरावर से कहते हैं और जोरावर इसका विश्वास पात्र था। 4 पैसे हाथ में हो जाने से ही जात ऊंची नहीं हो जाएगी इनकी, जात ऊंची हो जाएगी उनकी। हमारे साथ हुक्का पानी पीने लगेंगे। दां साहब ऊंच नीच है तो रहेगी ही। ये जोरावर कहते हैं किससे? दां साहब से। पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं। ये किस्सा कहता है दास साहब जमुना बहन से कहते हैं अपनी पत्नी से। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। ये जोरावर किससे कहता है? दास साहब से कहता है। आगे मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। समझे? मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ बस। ये दास साहब किससे कहते हैं? लखन से कहते हैं। लखन जो कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। आगे तुम डरत हो, तुम्हऊ डरत हो, जाने कौन जहर घुला हुआ है यहाँ की हवा में कि आदमी साला मिट्टी का लौंदा बन के रह जाता है। ये बिंदा किससे कहता है? महेश से कहता है। आगे यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बिस्सू की नहीं है, यह आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। यह मत समझिए कि मैं आपको यह हक दिलवाने आया हूँ, नहीं, उसे तो आपको खुद लेना है। मेरे पास है ही क्या? गांधी जी ने क्या दिया था? सादी सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उस लाठी और संगीटी वाले फकीर के पास था ही क्या? उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा, सोई हुई ताकत को जगाया, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी राज का तख्ता पलट करके रख दिया। इसी तरह आज यदि जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई नहीं टिक सकता।
उसके सामने इन मुट्ठी भर खेत मालिकों की तो औकात ही क्या है। ये कौन कहते हैं? शुक्ल बाबू कहते हैं, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे यहाँ पर उद्देश्य तो शायद यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और हित से ऊपर रखेंगे। ये दास साहब जो कि अभी मुख्यमंत्री रहे हैं वर्तमान में। जहाँ 10 लोग हैं तो निश्चित समझिए कि उनके 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की आकांक्षाएँ होंगी, 10 तरह के असंतोष भी होंगे और हमें सबको साथ लेकर चलना है, मजबूरी है ये हमारी। यह अस्तित्व है हमारा। ये अप्पा साहब किससे कहते हैं? दास साहब से कहते हैं। अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। अखबारों की स्वतंत्रता ही क्या है? पहली शर्त है प्रजातंत्र की। ये दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। आगे यह सही है कि अखबार की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा ज़रूरी है। लेकिन यह तो आप भी मानेंगे कि अखबार से हम लोगों की निष्ठा ही नहीं, आजीविका भी जुड़ी होती है। यह निष्ठा बनी रहे, इसका काफ़ी उत्तरदायित्व सरकार पर भी है। ये दत्ता बाबू किससे कहते हैं? तो ये दास साहब से कहते हैं। जो हुआ उसकी सफाई नहीं माँग रहा, बस इतना याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता है। हमें स्वतंत्रता ही नहीं, ज़िम्मेदारियाँ भी मिली हैं। ये दास साहब किससे कहते हैं? तो ये दत्ता बाबू से कहते हैं। आगे आपका और हमारा संवाद बना रहना चाहिए। आप दर्पण हैं हमारे। कुछ धुंधले अवश्य हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा। क्या करूँ, अपने को रोक नहीं पाता। बुद्धिजीवियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ। ये दास साहब किससे कहते हैं? दत्ता बाबू से कहते हैं, जो कि मसाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है। पुलिस के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। ये दास साहब जो कि मुख्यमंत्री है, डीआईजी सिन्हा से कहता है, ठीक है? हमें विश्वास जीतना है लोगों का और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आतंक जमाने वाला पुलिस रवैया यहीं छोड़कर जाएँ। ये दास साहब किससे कहते हैं? सक्सेना से कहते हैं। सक्सेना जो कि एसपी हैं। यूँ तो गाँव वाले बड़े सीधे और सरल होते हैं, पर मन में ज़हर भर दिया जाए तो खतरनाक भी हो जाते हैं कभी-कभी, सावधान रहिए। ये दास साहब किससे कहते हैं? तो एसपी साहब से कहते हैं, जो कि सक्सेना हैं। इतने सीधे और बने-बनाए जवाब तो आपको सिर्फ़ किताबों में ही मिल सकते हैं और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया फ़ाल्स। हमें गाँव की ज़िंदगी के बारे में कुछ बने-बनाए नतीजे निकाल कर थमा दिए। हम उन्हीं से सिर फोड़ते रहे, समझते रहे कि हम गाँव जान रहे हैं। हमने गाँव जान लिया, लेकिन गाँव की असलियत बिना पूरी तरह जुड़े कोई जान सकता है गाँव की असलियत? मतलब गाँव से जब आप जुड़ेंगे ना, तभी आपको पता चलता है गाँव के अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ये महेश कहता है किससे? तो ये सक्सेना साहब से कहते हैं, जो कि एसपी है। आगे वो जो ज़िंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं, हर किसी को ज़िंदगी को वो आत्महत्या करेगा। अपनी ही नहीं, हर किसी की ज़िंदगी की वो आत्महत्या करेगा। नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया है। ये बिंदा किससे कहता है? सक्सेना से कहता है। जिस तरह से जो एसपी है, वो उसके मौत की जाँच प पड़ताल जब करने गाँव में जाता है, तो वहाँ पर ये लोग अपना बयान वहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है? आगे महीनों से क्या होता है साहेब, खरा आदमी मिल जाए तो हत दुई दिन में उसके गुलाम हो जाएँ। देखने को मिलता कहाँ है आज खरा आदमी। ये बिंदा कहता है किससे? एसपी से कहता है। अजब है साहेब आपका ई कानून भी, जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है और सबूत का क्या, जिसे कहो उसे बटोर दें। कानून साले को तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है, जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले। ये बिंदा कहता है किससे? सक्सेना से कहता है। राजनीति जहाँ इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, कितना ज़रूरी होता है वहाँ घटनाओं की तह तक जाना। ये दाः साहब किससे कहते हैं? सिन्हा से कहते हैं, डीआईजी से, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये जो महाभोज नामक नाटक है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए यूनिट 6 से लेकर के 10 तक, यूनिट 6 से लेकर के 10 तक पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हो केवल ₹179 में। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ भई आपके लिए यूज़फुल रही होगी।